हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज़, जिसको हम रोमेटिक फीवर भी कहते हैं। तो ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होते हैं या रोमेटिक फीवर? ये एक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिससे क्या होता है दैट अफेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ किसकी कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है? हार्ट के कनेक्टिव टिश्यू को, जॉइंट्स के, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या रोमेटिक फीवर क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इफेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू। किन के कनेक्टिव टिश्यू को? हार्ट के, जॉइंट्स के, स्किन के, सबक्यूटेनियस टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि फर्दर ये होती क्या है और इसका जो मेन कॉज है, अगर हम इसका कॉज देखेंगे, वो है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो अब हम देखेंगे इनकी क्या रिलेशन है, रोमेटिक हार्ट डिजीज, रोमेटिक फीवर और ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जिसकी वजह से क्या होता है कि रोमेटिक हार्ट डिजीज होती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम देखेंगे नॉर्मली, आइडियली अगर हम देखते हैं कि 97 to 98% ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि फेरेंजाइटिस, उसमें क्या होता है, फेरेंजाइटिस में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो वहां से एंटीबॉडीज बन जाते हैं इन ऑर्डर टू रेस्पॉन्ड पर्टिकुलर बैक्टीरिया। क्यों ये एंटीबॉडीज, क्यों इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? टू एलिमिनेट बैक्टीरिया। तो ये आइडियली हो जाता है कि बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर हम देखेंगे जो रिमेनिंग 2 to 3% ऑफ पॉपुलेशन या केसेस हो जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है कि अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि फेरेंजाइटिस, अब क्या हो जाता है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इन ऑर्डर टू रेस्पॉन्ड पर्टिकुलर बैक्टीरिया। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, बट along with that, यहाँ पे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के साथ साथ क्या हो जाता है कि इट आल्सो अटैक्स ऑन, इम्यून सिस्टम क्या होता है, आल्सो अटैक्स ऑन ओवन टिश्यूज। क्यों अपने ही टिश्यूज पे अटैक करता है? क्यों कुछ केसेस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, क्योंकि बिकॉज सम एंटीजेंस ऑफ ह्यूमन्स आर सिमिलर as that of बैक्टीरियल एंटीजेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट करता है। जब क्रॉस रिएक्ट कर लिया तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन होते हैं जिनमें इन्वॉल्व हो जाता है हार्ट, अगर इन्वॉल्व होगा तो कार्डाइटिस हो जाती है, अगर जॉइंटिस हो जाते हैं तो आर्थराइटिस,
अगर सिकिन हो जाता है तो अर्थीमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनस में नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोरिया। तो जब ये ऑर्गन्स इफेक्ट हो गए विद क्रॉस रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, उनके इनमें टेंडेंसी हो जाती है टू डेवलप फीवर, जिसको हम फिर कहते हैं रोमेटिक फीवर। तो ऐसे कुछ केसेस में रोमेटिक फीवर हो जाता है। अब रोमेटिक फीवर कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है डिफरेंटली, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रोमेटिक फीवर, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या असर हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इट वंस इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट, जब इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट करता है तो डैमेज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, ये इन्वॉल्व करता है हमारा बेसल गैंग्लिया। जब बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व हो गया तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बेसल गैंग्लिया की इन्फ्लेमेशन हो गई तो मोटर प्रोग्राम जो हमारा है, मोटर प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। जब मोटर प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया बॉडी का, तो पर्सन शोज पर्पसलेस मूवमेंट, पर्पसलेस या इनवॉलंटरी मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं फिर कोरिया, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था ऊपर। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका असर हो जाता है कि कैसे रोमेटिक फीवर अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। बट इसमें क्या हो जाता है कि इफ वंस रोमेटिक फीवर हील्स, जब एक बार ठीक हो जाता है रोमेटिक फीवर, देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार ठीक हो गया रोमेटिक फीवर तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अब हम दूसरा एक्सप्लेन करते हैं, जॉइंट्स पे कैसे असर करता है। जॉइंट्स में क्या हो जाता है कि इम्यून सिस्टम ने जब क्रॉस रिएक्ट कर दिया जॉइंट्स के साथ, तो वहाँ पे जो है ये साइनोवियल जॉइंट है, तो इसके ये साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो तो जॉइंट्स गेट्स इन्फ्लेम्ड। जब जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे होता है आर्थराइटिस या आर्थल्जिया। और कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि मल्टी जॉइंट्स गेट्स इन्वॉल्वड, जिसको हम कहते हैं पॉलीआर्थराइटिस। तो यहाँ पे जॉइंट्स पे कैसे असर करता है रोमेटिक फीवर, ये हमने देख लिया। बट सेम इसमें भी क्या हो जाता है, एक बार क्या कहते हैं, रोमेटिक फीवर ठीक हो गया, रोमेटिक फीवर वंस हील्स, देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। ऑन जॉइंट्स। तो तीसरा हम देखते हैं स्किन पे क्या हो जाता है। स्किन में क्या हो जाता है कि वंस इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्टिस विद स्किन, तो वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे मैक्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। मैक्यूल फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं अर्थीमा मार्जिनेटम। इसको क्योंकि अर्थीमा मतलब होता है रेड इन कलर। मार्जिनेटम क्या होता है, जो मैक्यूल बन जाते हैं ये सेंटर में हील हो जाते हैं और जो मार्जिन होते हैं वो अनहीलेड हो जाते हैं, तो मार्जिन के साथ। और ये जो अर्थीमा मार्जिनेटम हो, ये मैक्यूल्स होते हैं, ये फेनलेस होते हैं। और इसमें भी सिमिलरली होता है दूसरों की तरह की नो
लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। इसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जॉइंट्स की तरह कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसमें क्या होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, यहाँ पे इम्यून सिस्टम जब क्रॉस रिएक्ट करता है, जब इम्यून सिस्टम ने क्रॉस रिएक्ट कर लिया तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो वहां पे क्या बन जाता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, जब सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनते हैं वो भी पेनलेस होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं वो। और इसमें भी क्या हो जाता है सिमिलरली, इसमें भी होता है नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। एक बार फीवर ठीक हो गया रिमेटिक फीवर तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सबक्यूटेनियस टिश्यू पे नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्डियक सिस्टम पे, कार्डियक प्रॉब्लम्स अगर हम देखेंगे विद रोमेटिक फीवर, जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। वंस इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट्स विद कार्डियक टिश्यूज, तो उसमें क्या होता है ये हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम देखेंगे ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे हम देखते हैं कि जो इनर वाला लेयर है वो है एंडोकार्डियम, मिडल वाला मायोकार्डियम और बाहर वाला होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अगर एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। और अब अगर मिडल वाला इन्वॉल्व हो गया तो उसको कहते हैं रोमेटिक मायोकार्डाइटिस। और अगर पेरिकार्डियम इन्वॉल्व हो गया तो उसको कहते हैं रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस। अब अगर तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें हम कहते हैं पैनकार्डाइटिस, उस कंडीशन को कहते हैं पैनकार्डाइटिस। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे आगे एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। अब पहले हम देखते हैं रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस। रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, इसमें क्या हो जाता है रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस में, इसमें हम करते हैं जो पेरिकार्डियल कैपिलरी है उनमें क्या हो जाता है परमेबिलिटी हाई हो जाती है। जो परमेबिलिटी हाई हो जाती है, जो एंडोथेलियल सेल्स वहां पे होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स का साइज कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है वो, और गेप बन जाते हैं, वहाँ पर गेप फॉर्मेशन हो जाता है, गेप्स बन जाते हैं। जब गेप बन गया तो लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वहाँ पे। जब लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वहाँ पे फ्रॉम वेस्कुलर कंपोनेंट टू पेरिकार्डियल सैक, जब पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड आ जाता है, ये मॉलिक्यूल्स आ जाता है तो फिब्रिन डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, फिब्रिन गेट डिपॉजिट इन पेरिकार्डियल सैक, जिससे क्या हो जाता है वहाँ पे पेरिकार्डाइटिस, जिसको हम फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट डेवलप चेस्ट पेन। तो ये होता है रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, बट देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। इसमें भी क्या होता है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, एक बार ठीक हो गया फीवर तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। दूसरा देखते हैं हम रोमेटिक मायोकार्डाइटिस। जब इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट करता है मायोकार्डियम के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीजन फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोफ बॉडीज। ये क्या होता है एस्ट्रोफ बॉडीज, ये ग्रेन्युलोमास होता है और इन्फ्लेमेटरी ग्रेन्युलोमास।
इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्यूट फेज देखेंगे, एक्यूट फेज में क्या होता है कि मायोकार्डियम जो होता है, जब इन्फ्लेमेशन हो गई, मायोकार्डियम हो गया, तो मायोकार्डियम क्या होता है कि वो पाल्पेबल नहीं हो पाता है, मायोकार्डियम पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, अनेबल टू पंप ब्लड ब्लड तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है। इसके बाद अब अगर हम देखते हैं कि पर इसमें भी सेम सिमिलर चीज वो हो जाती है कि नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, इसमें भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। उसके बाद हम थर्ड वन देखते हैं, रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस, रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस में क्या हो जाता है, अगर हम इसमें देखते हैं कि अब इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट करता है, जब इम्यून सिस्टम ने क्रॉस रिएक्ट कर लिया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, हाँ इम्यून सिस्टम क्रॉस रिएक्ट करता है, तो अटैक करता है ऑन, अटैक्स ऑन वल्वुलर एंडोकार्डियम, तो वाल्व्स पे अटैक करता है ये इम्यून सिस्टम। जब वाल्व्स पे अटैक कर लिया एंडोकार्डियम ने, वहाँ पे क्या हो जाता है, वाल्व जो होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, वाल्व्स गेट्स इन्फ्लेम्ड। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ वाल्व्स हो गई है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वाल्व्स का साइज ये वहाँ पे, हाँ वाल्व्स जब बड़े हो गए तो टैकीकार्डिया, पेशेंट डेवलप टैकीकार्डिया। जब टैकीकार्डिया हो जाता है तो वाल्व एक दूसरे के साथ हिट करते हैं, वाल्व्स हिटिंग ईच अदर। जब वाल्व्स हिटिंग ईच अदर हो जाता है वहाँ पे, तो वाल्वुलर इंजरी होगी। जब वहाँ पे एंडोकार्डियल इंजरी हो गया है तो वहाँ पे एंडोकार्डियम क्या होता है, एरोड हो जाता है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है। जो प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन बनने जाती है, वेजिटेशन। जब वेजिटेशन बन गई है और वहाँ पे क्या होता है, सिमिलरली फीवर ठीक हो गया फिर से, तो ये वेजिटेशन भी, रोमेटिक फीवर हील्स, वेजिटेशन खत्म हो जाते, बट अब उन कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि अब अगर रिपीटेड अटैक्स हो जाते हैं, रिपीटेड अटैक्स ऑफ रोमेटिक फीवर, तो क्या हो जाता है कि वाल्व्स और डैमेज हो जाते हैं, वाल्व्स गेट डिस्टॉर्टेड। तो फिर कुछ टाइम के बाद फिर से रोमेटिक फीवर हो गया तो वाल्व्स गेट मोर डिस्टॉर्टेड, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट डेवलप क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन, और उसके वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट में। तो ये थे हार्ट पे इसके क्या क्या इफेक्ट कैसे करता है ये रोमेटिक हार्ट डिजीज, रोमेटिक फीवर कैसे असर करता है हमारे हार्ट पे। तो अब हम देखते हैं डायग्नोस। डायग्नोस हम दो चीज़ों पे करते हैं, जॉनस क्राइटेरिया होता है, जॉनस क्राइटेरिया, एक होता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या होता है, जैसे यही मेन चीज़ें होते हैं, कार्डाइटिस और आर्थराइटिस, अर्थीमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाते हैं, और क्या होता है, कोरिया, ये मेजर क्राइटेरिया। माइनर में देखते हैं जैसे फीवर, एलिवेटेड ESR, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, या वेट लॉस, या हम देखते हैं पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल, और या हम देखते हैं इसमें प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे, या हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं
देखते हैं एनलार्ज्ड हार्ट, थ्रोट कल्चर भी करते हैं हम इसमें। तो ये था डायग्नोस के हम कैसे करते हैं डायग्नोस। और हम ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट में हम देते हैं मेनली इसका जो गोल है, मेन गोल ट्रीटमेंट का कि टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और स्टेफिलोकोकस को या इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना, जैसे हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। एस्पिरिन देते हैं इन्फ्लेमेशन या जॉइंट पेन के लिए, या और कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। और क्या हो जाता है, और अब अगर जैसे एंडोकार्डाइटिस में या वल्वुलर कोई डैमेज, वल्वुलर डिस्टॉर्शन होता है तो वल्वुलर रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, तो वाल्व्स रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था रूमेटिक हार्ट डिजीज और रूमेटिक फीवर। थैंक यू।